वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का 107.1 मेगाहर्ट्ज ऑल इंडिया रेडियो हेलो मुंबई। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, आज है बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही स्पेशल डे, कारगिल विजय दिवस। और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने काफी बातें की, मेमोरियल के बारे में आपको बताया, और कुछ कहानियां हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स है जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा गर्व होगा आपको इन बातों को जानकर, और इन बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभी फिलहाल इन द स्टूडियो सुनील राणे साहब, जो है बोरिवली से एमएलए और चेयरमैन है अथर्व फाउंडेशन के। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का दिन जो है हर भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। बहुत ज्यादा हम लोगों को याद आ जाती है कारगिल की जो लड़ाई थी, उसको लेकर 500 से अधिक हमारे जवान शहीद हुए थे। तो इसके बारे में आप हमें बताइए, कहानियां बताइए, फैक्ट्स जो है उनके बारे में हमें बताइए और हमारे लिसनर्स को भी बताइए। नमस्कार सभी हमारे सुनने वालों को, मेरा जय हिंद। और सबसे पहले तो आज 26 जुलाई 1999 में जो कारगिल हुआ था, जहां पर लड़ाइयां हुई थी, उस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में, यानी हम सब देशभक्त, देशप्रेमी हिंदुस्तानी नागरिक आज 26 जुलाई 2020 में खड़े हैं। सर्वप्रथम हम उन वीरों को वंदन करते हैं, नतमस्तक होते हैं, जिन जाबाज सैनिकों ने कारगिल 1999 को अजरामर करके पुस्तकों में बंद करके रखा है। उनकी याद में उन वीरों को नतमस्तक होते हुए, उनके परिजनों को सम्मान पूर्वक, आज पूरे हिंदुस्तान की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदुस्तान के सभी देशभक्त नागरिकों के माध्यम से सबसे पहले कारगिल में जो हमारे जाबाज सैनिक शहीद हुए, उनके परिजनों को हम नतमस्तक होते हैं, उन जाबाज वीरों को हम वंदन करते हैं और कारगिल की इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल सर। वैसे तो 1999 भारत ने एक तेज, हालांकि एक ऐसा छोटा युद्ध जो प्रतिकूल कोने में लड़ा था, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। कारगिल, द्रास, मुश्को, बटालिक, तब तक ये सिर्फ कुछ नाम थे जिन्हें मीडिया, रेडियो, टेलीविजन लोगों के ड्राइंग रूम तक लेके आए थे। यानी ये कभी कभी बात मन में आती है कि इन ऊंची पहाड़ियों तक और दूर की चोटियों तक जब पाकिस्तान के सैनिक घुसपैठियों ने बंकर और चौकियों पर कब्जा कर लिया था जी, ये आसान बात नहीं थी, क्योंकि ये हिस्से इतने निर्जन थे कि .4875, .5140, .4812, ये बस सब भौगोलिक संदर्भ है जो सेना के जवान या फिर हमारे भारतीय सेना के अधिकारियों की इसकी पहचान बनती है जी। लेकिन जो सैन्य कमांडरों के ऑफिस में रणनीतिक नक्शों तक सीमित थे, जब वो टेलीविजन के स्क्रीन पे आए, जब वो रेडियो पे लोगों ने सुने, तो फिर कारगिल जीवंत तो हो उठा, बिल्कुल, वो भी अपने सभी रंगों के साथ। और जुलाई 1999 में जब भारत विजयी रहा, लेकिन उसने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। भारतीय सेना और वायुसेना ने करीबन अपने 527 जवानों को खो दिया, बिल्कुल, करीबन 1363 घायल हुए। और जब 72 घंटों के भीतर, यानी 26 जुलाई 1999 को सेना ने जीत की घोषणा कर दी, उसको कारगिल विजय दिवस कहा जाता है। अब ये जाबाज सैनिकों ने ये कारगिल की युद्ध की अजरामर कहानी जो हमारे सामने आज है 21 वर्ष के पश्चात जी, यानी जिनका जन्म अगर 1999 या 2000 में हुआ है, उनकी उम्र आज 21 साल की या 20 साल की है, वो नवयुवक, नवयुवती इस हिंदुस्तान के देशभक्त नागरिक बनने जा रहे हैं। क्या उनको याद है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा घनघोर युद्ध, भीषण युद्ध, भयंकर युद्ध, जो कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात इतना भयंकर युद्ध पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। तो ये क्यों था ऐसा? तो कारगिल का युद्ध जहां पर हुआ, जैसा मैंने कहा कि द्रास, मुश्को वैली, तोलोलिंग, बटालिक और कारगिल, ये ऊंची चट्टानों और पहाड़ों पर चढ़ाई करके, मान लो बर्फीली ठंड में 0 से नीचे 5 डिग्री या 0 से नीचे 18 डिग्री, कोई खाने का ठिकाना नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पीने के पानी को दूर दूर तक देखा नहीं था। जो बर्फ पिघलती थी या फिर बर्फ के टुकड़े अपने मुंह में रखते थे सैनिक, और उसी के ऊपर चढ़ते थे, ऊपर जाते थे। यानी विचार करो, 18,500 फीट ऊंचाई पे चढ़ के जाना है अपनी बंदूकों के साथ, और वहां पर बंकरों में बैठे हुए पाकिस्तान के सेना के जवानों के साथ लड़ना है।
ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान के सैनिकों में जो जोश था जी, हिंदुस्तान के जवानों में, हिंदुस्तान के सेना के सभी हमारे जाबाज जवानों में एक जज्बा था, वो जज्बा सिर्फ देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का था। बिल्कुल सर। और कहा जाता है कि इतना लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम था, जैसे कि आपने बताया, इतनी ऊंचाई पर चढ़कर जाना था, पानी नहीं था, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पर। इसके लिए तो ये कहा जाता है, आपने अगर देखा होगा, अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटोगे तो पूरे विश्व में कारगिल की लड़ाई को एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिया जाता है कि हिंदुस्तान के सेना के जवान इतने मुस्तैद है, इतने जबरदस्त है, उनके हृदय में तिरंगा लहराता है, और एक जज्बे से देशभक्ति, देश प्रेम और ताकत कैसे निर्माण करना, ये उदाहरण रशिया से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके जर्मनी तक, हर कोई सेना, उनकी सेना के जवानों को ये कहा जाता है कि आप कभी भी इस युद्ध के बारे में का जिक्र आता है, उनको सिखाया जाता है कि इतनी ऊंचाई पे 15,000, 16,000, 17,000 फुट ऊंचे चढ़ के जाना और वहां पर बसे हुए पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के घुसपैठियों को मार गिराना जी, और हिंदुस्तान की भूमि को पुनः एक बार अपने कब्जे में लेना, 1 इंच भूमि को भी इतने ऊंचाई जगह पे, यानी बर्फीली ठंड में बर्फीली पहाड़ों पे चढ़ के जाना। और इसके लिए हम कहते हैं लगातार कि ये कहानी जो कारगिल की है, ये कारगिल की कहानी उन वीरों की है, और उन वीरों की याद में हम एक दिन आज का जो है 26 जुलाई 2020 यानी 21 वर्ष के पश्चात, मैं सभी लोगों से एक विनती करता हूं कि अगर आंख बंद करके 5 मिनट अब अगर विचार करोगे, कि विचार करो आप सेना के जवान हो, आपको कारगिल जैसी लड़ाई लड़नी है, सामने बर्फीली चट्टान है और रस्सी लटक रही है, उस रस्सी को लटकते हुए आपको करीबन 2000 फुट की ऊंचाई पे पहले जाना है, फिर पहाड़ों को लांघना है, फिर बर्फीली पर्वत को लांघना है, फिर जाके दुश्मन को मार गिराना है। और ये वादे तो है कि हम माँ को कह के जाने वाले हैं, यानी सैनिक इस नाते, लेकिन आने की कोई शाश्वती नहीं है। यानी एक छोटी सी कविता किसी ने लिखी है, मैं पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल। उस फौजी ने जंग पर जाने से पहले माँ से चीख कर वादा किया, माँ लौटकर जरूर आऊंगा। उस फौजी ने जंग पर जाने से पहले माँ से चीख कर वादा किया, माँ लौटकर जरूर आऊंगा। फिर आंखों में आंसू भरकर बोला, हाँ चाहे जिस्म में जान रहे या न रहे। अब विचार करो, ये ऐसे परिस्थितियों में अपना सेना का जवान लड़ जाता है, इस हिंदुस्तान की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए जीवन की कुर्बानी दे देता है, आत्मा का बलिदान कर देता है। और आज जाके हम अगर 5 मिनट इनको आदरांजलि अर्पित करते हैं और विचार करते हैं कि ये शहीदों ने अगर ये नहीं किया होता तो आज पाकिस्तान के आक्रमण को तभी रोकने के लिए हिंदुस्तान के जाबाज सैनिक जो सामने आए, यानी तैयारियां उतनी नहीं थी, फिर भी रातों रात मई महीने के उस समय, मई, जून, जुलाई, ये करीबन 70-78 दिनों का युद्ध था। लेकिन ऐसे युद्ध में तोलोलिंग जैसा एक हिल है, बहुत बड़ा हिल है द्रास सेक्टर में, वहां पर तोलोलिंग में लेफ्टिनेंट प्रवीण तोमर के कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते उन्होंने जो वहां पर साहस दिखाया, बल्कि वहां पर परमवीर चक्र विजेता, यानी परमवीर चक्र मिलने के पश्चात जीवित रहने वाले जो 3 अधिकारी आज है, उनमें से एक की दास्ता, एक की कहानी तो इतनी जबरदस्त है कि शरीर में 20 गोलियां लगने के पश्चात योगेंद्र सिंह यादव जिंदा बचे जी। और 20 गोलियां लगने के बाद जब उनको पता लगा कि मैं जीवित हूं, फिर वो बाहर आए बंकर में से और लड़ने के लिए पाकिस्तान की सेना के साथ भिड़ गए। करीबन 300-400 फुट नीचे बहने वाली नदी में वो कूद गए ताकि मैं जाके अपनी सेना के बेस कैंप में पहुंच सकूं और उनको बता सकूं कि ऊपर की परिस्थितियां क्या है। यानी जब पूरा शरीर लथपथ था, पूरे शरीर में से खून, यानी ऐसा था कि शरीर कहाँ और खून कहाँ। और ऐसे परिस्थितियों में योगेंद्र सिंह यादव ने जो लड़ाई की वहां पर, यानी हम कहते हैं कि परमवीर चक्र पाना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं सर। लेकिन परमवीर चक्र पाने के पश्चात जीवित रहना, वो भी एक आश्चर्य होता है। जी बिल्कुल सर। और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी, जिन्हें जैसा कि आपने लिसनर्स को याद दिलाया परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो उनकी जो कहानी आपने बताई सर, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो ये परिस्थितियों में जैसे कि यहाँ पर तो बहुत सारे कारगिल के योद्धा थे, वीर थे, जिनकी कहानियां आज भी उन वादियों में बंद है। बिल्कुल। उन वादियों में आज भी लोग पर्यटन इस माध्यम से जाते हैं। लेह लद्दाख में जो स्मारक बना हुआ है भारतीय सेना के माध्यम से, जी, वहां पर जाते तो आज भी उन्हीं वादियों में से, उन्हीं पहाड़ों में से, उन्हीं चट्टानों में से गूंज आती है, आवाज आती है, तो हमारे वो कारगिल के वीरों की याद आती है। ये युद्ध की कहानी के साथ एक शुरुआत में वापस आपको एक पंक्तियां, जो सैनिकों ने बहुत सारी पंक्तियां लिख के छोड़ी है, उनके लिए एक पंक्ति किसी कवि ने बनाई है। यह है कि तुम जब शहीद हुए तो न जाने कैसी तुम्हारी माँ सोई होगी। तुम जब शहीद हुए तो न जाने कैसी तुम्हारी माँ सोई होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि तुम्हें लगी हुई गोली भी 100 बार रोई होगी। क्या बात है सर, बहुत खूब। ये जब युद्ध शुरुआत हुआ था करीबन मई और जून के समय में 1999 में, तो कहते हैं या फिर पुस्तकों में लिखा है, भारतीय सेना के जो जवान जिन्होंने ये युद्ध लड़ा था, जो आज भी जीवित है, वो कहते हैं कि करीबन पाकिस्तान सैनिकों की पूरी 2 ब्रिगेड भारतीय सीमा में घुस आई थी। और भारतीय सेना को खबर कैसे मिली, तो वहां पर जो चरवाह यानी जो गुराखी होते हैं जी, जो अपने बकरियों को चराने के लिए लेके जाते हैं, उन्होंने देखा कि अलग किस्म के लोग इस हिंदुस्तान की ऊंची चोटियों पे चढ़ रहे हैं, ऊंची पहाड़ियों तक और दूर की चोटियों तक पाकिस्तान के सैनिकों ने, घुसपैठियों ने बंकर और चौकियों पर कब्जा कर लिया था। यानी ये बात तभी 1999 में बहुत ये लगती थी। अभी तो टेक्नोलॉजी है, अभी तो हम देखते हैं ड्रोन है, सैटेलाइट है जी। तभी तो मोबाइल नया आया था, तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। तो एक लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की सर्च पार्टी को वहां पर भेजा गया कि जाके देख के आइए। और ये सर्च पार्टी जब गई तो ये सर्च पार्टी 5 दिन लापता हो गई। अच्छा। करीबन 14 मई का समय था, और जिसमें कहते हैं कि सिपाही अर्जुन राम, भंवरलाल बघेरिया, बीकाराम, मुलाराम, नरेश सिंह, ऐसे 4 जाट रेजिमेंट, एक रेजिमेंट होता है, वहां के जाट रेजिमेंट के अपने ये सब सैनिक थे। और उस सर्च पार्टी के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, बिल्कुल उनकी उम्र 20-21 साल की थी। ये ऐसे जब अपनी 5-7 लोग वहां पर से लापता हो गए, तो दूसरी सर्च पार्टी को भेजा, जो लेफ्टिनेंट भारद्वाज की कमांडिंग में चली। लेफ्टिनेंट भारद्वाज, हविलदार राजवीर सिंह जैसे वहां पर पहुंचे और बहुत जबरदस्त इन घुसपैठियों ने गोलीबारी की, तब इनको पता लगा कि यहाँ पर आक्रमण हुआ है। अच्छा। और तभी पहले बार लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और इनके सबके शव मिलने के पहले लेफ्टिनेंट भारद्वाज और हविलदार राजवीर सिंह वहां पर शहीद हुए। पाकिस्तानी सैनिकों ने इतनी जबरदस्त गोलीबारी की कि ये दोनों वहां पर लड़ गए जो सर्च करने गए थे जी। लेकिन ये कहते हैं, आगे की बात अगर आप सुनोगे तो आप रात को सो नहीं पाओगे। 56 दिन के बाद, यानी ये करीबन घटना होगी मई महीने की, 56 दिन के बाद जब उनके शव मिले बर्फ के अंदर, लेफ्टिनेंट भारद्वाज के हाथों में तभी भी जोर से पकड़ी हुई राइफल मिली। क्या बात है सर। यानी बर्फीली ठंड में बर्फ के नीचे उनके शव जो थे वो दब गए थे। जब 56 दिन के बाद मिले तो लेफ्टिनेंट भारद्वाज के हाथों में वैसी की वैसी पकड़ी हुई राइफल थी, मानो जैसे आज भी आप कहो लड़ने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल। ये जज्बा कहां पर हिंदुस्तानी सेना में आता है, विचार करो। ऐसे जाबाज सैनिकों को आज अगर हम याद करते हैं, बल्कि हमने तो हर रोज सुबह उनको नमन करके निकलना चाहिए। बिल्कुल वो नहीं होते तो क्या हम ये जिंदगी जी पाते? क्या कोरोना की महामारी में हम लड़ते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन वहां पर तो आज कोरोना है, फिर भी चीन के साथ भिड़ने वाले हिंदुस्तान का जाबाज सैनिक ये कभी नहीं कहता कि आज मैं बीमार हूं। तो ये लेफ्टिनेंट कालिया और उनके साथी के जब शव बरामद हुए तो उनकी विटंबना की गई थी। इसके बाद जो हिंदुस्तान की सेना ने कामगिरी की है वो लाजवाब कामगिरी आज हिंदुस्तान की सभी पुस्तकों में बंद है। बिल्कुल। और ये अजरामर कहानी जो है कारगिल की, ये आज के नौजवान युवकों ने जरूर से पढ़नी चाहिए। यानी मैं तो कभी कभी कहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक को
वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, ये बात अलग है, लेकिन देशभक्ति, देश प्रेम हर नागरिक के दिल में बसनी चाहिए, तो ही देश शक्तिशाली बनता है। बिल्कुल सर। और आपने कोरोना को लेकर बहुत ही अच्छी तुलना की कि कैसे हम लोग डर जाते हैं, लेकिन इन जाबाज सिपाहियों को देखो, बिल्कुल ही 20-25 साल की उम्र में शहीद हो जाते हैं और उफ तक नहीं करते। और यहाँ पर बहुत जरूरी हमारे सुनने वालों को बताना कि अथर्व फाउंडेशन, जिसे आप हेड करते हैं, जिसके आप चेयरमैन हैं, आप लोगों ने आज 2 प्रोग्राम्स रखे हैं, तो उनके बारे में बताइए, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा बातें जान सकते हैं लिसनर्स। तो बताइए। मैं बताता हूं आपको कि अथर्व फाउंडेशन ये लगातार हमारे जाबाज सैनिकों के पश्चात, यानी शहीद होने के पश्चात उनके परिवार के साथ मिलकर बहुत सारी योजनाएं करता है, काम करता है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हमारे शहीदों की बेटियों को हम कंप्यूटर पहुंचाते हैं पूरे देश में। वेरी गुड। उनकी शिक्षा के लिए लगातार अलग अलग जगहों पे उनके एडमिशन से लेके, यानी छोटी बच्चियों से लेके उनके इंजीनियरिंग तक हम लगातार प्रयास करते हैं। दूसरा, एक विशेष रूप से हम कार्यक्रम करते हैं कि पूरे देश में, जैसे हम कहते हैं कि क्रिएट अवेयरनेस, सैल्यूट द इंडियन आर्मी एंड ट्रिब्यूट टू इंडियन सोल्जर्स, ये पूरा कार्यक्रम हम जोर शोर से पूरे देश में करते रहते हैं। अच्छा। जहां पर भी अपने सैनिक शहीद होते हैं, उन गांव में, उन पहाड़ों पे, उन खाइयों में, उन वादियों में हमारी टीम प्रवास करती है। मैं खुद जाता हूं, उनके परिवार के सभी सदस्यों को मिलते हैं। हमारी जितनी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए हम उनके साथ चलते हैं। दूसरे प्रकार से हम करते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में सैनिक शहीद होने के पश्चात उसे सिर्फ 8.5 लाख रुपए मिलते थे। देखो, शहादत का कोई मोल नहीं होता, लेकिन वो एक मदद होती है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी के माध्यम से, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो हमने इस रकम को 8.5 लाख रुपए से 1 करोड़ तक कर लिया। अच्छा। यानी हमारे जवान शहीद होने के पश्चात कम से कम उनके घर में मदद तो पहुंचे जी। इसके लिए हम पूरे देश में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। जैसे आज 11:30 बजे हमने फेसबुक के माध्यम से इन कहानियों को उजागर करने के लिए हमारे सेना के अलग अलग तभी के लड़ने वाले हमारे जवानों को इसमें शामिल कर लिया है। अच्छा। छोटा और अच्छा कार्यक्रम जो हर साल हम करते थे, लेकिन अभी कोरोना से हम सब तो घर में बैठे, डर गए, तो लेकिन सेना के जवानों को तो याद करें। उनके लिए इस वतन पे मर मिटने वाले हमारे जवानों की याद में, चाहे वो 26 जुलाई हो, 26/11 हो, 15 अगस्त हो, या फिर 26 जनवरी हो, हर किस्म में हम उन्हें याद करें। शाम को हमने सम्माननीय हमारे आज के विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके माध्यम से वो इन अनकही कहानियों को लेके संवेदनशील पत्रों का वाचन करने वाले हैं। अच्छा। एक नई कल्पना हमने रखी है, क्योंकि 1999 में जब हमारी ये लड़ाई चल रही थी उन ऊंची चट्टानों पर, तब उनको कहा गया था कि आप शायद इस लड़ाई में से वापस नहीं आ सकते हो, तो अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या आप लिखना चाहते हो? तो उन सैनिकों ने लिखे हुए खत, जो तभी के हमारे मेजर द्विवेदी की, यानी मेजर द्विवेदी शहीद हुए, उनकी जो पुत्री है, उनकी जो बेटी है दीक्षा द्विवेदी जी, उन्होंने लिखे हुए कुछ पुस्तकों में ये पत्र बंद है। अच्छा। उन खतों को आज सम्माननीय देवेंद्र जी के माध्यम से पढ़ा जाएगा, संवेदनशील पत्रों का वाचन किया जाएगा। शाम 7 बजे, शाम 7 से 8 श्री देवेंद्र फडणवीस के फेसबुक से लाइव होगा जी। और ये पूरे भारत भर में हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि ये पत्र इतने संवेदनशील है कि जैसे मैंने 2-3 कविता आपको सुनाई, वैसे ही इसमें बंद उनका दर्द है। बिल्कुल। देशभक्ति, देश प्रेम, यानी सामने दिखते हुए दुश्मनों को वार करना है, उनको खत्म करना है, इस देश की भूमि को सुरक्षित रखना है। उसके ऊपर आपके और मेरे और आज के नौजवानों के कल के लिए उन्होंने तभी अपना आज इस हिंदुस्तान को दे दिया था।
क्या बात है सर, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी बहुत सारी दुआएं आपको, और उम्मीद है कि हर साल आप हमसे जुड़ेंगे, इसके अलावा भी और भी मौके आए और हम आपसे जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक ही है, एक आखिरी लाइन आपको कहता हूं जो आज के नवयुवकों को होगी। ये कहावत है कि ये सिर्फ सुपरमैन कर सकता है, ऐसा शौर्य और साहस कर दिखाया है हमारे भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने। बिल्कुल सर। और इसके लिए आज भी ये वादियां, चट्टाने, पहाड़ और चोटियां याद करती है उन वीरों की साहसी वृत्ति, जिगरबाज लड़ाई, देशभक्ति और देश प्रेम के लिए अदम्य साहस करने की इच्छा रखने वाले हमारे उस वीर जवानों को आज भी उन वादियों में सदा के लिए गूंजती रहती है भारत माता की जय। ये आज भी उन्हीं वादियों में गूंजता है, उन्हीं वीरों की याद में। यही मैं आज की युवक पीढ़ी को कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। जय हिंद सर। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।